हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। करते हैं हम लोग कंटिन्यू अपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज की वीडियो में आगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से जो दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स है क्या वो सही है या गलत है। तो मान लो आपने एक बना लिया रेक्टेंगल, ये है ना, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। क्या नाम है इसका? ए बी सी डी, है ना। रेक्टेंगल होते हैं जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ओ कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट हो गया ओ, जो कि रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर है। तो अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरीके से ये इनसे मिल रहा है ना, कुछ इस तरीके से ये मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लेके आता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो एक रेक्टेंगल छोटा सा यहाँ पे भी बन गया, आर पी बी सी, आर पी सी बी। और एक छोटा सा रेक्टेंगल, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी बन जा रहा है, मान लो इसका नाम एस क्यू, है ना। ये कंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। ट्रायंगल्स के छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एस, ए ओ एस में अगर मैं देखता हूँ तो बेटा ये 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये क्या हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि इस ट्रायंगल को देख लूँ, सी ओ क्यू को देख लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इन ट्रायंगल सी ओ क्यू क्या हो रहा है बच्चे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, है ना। चलो, यस, ए एस किसके इक्वल हो सकता है, ए एस इक्वल हो सकता है ओ आर के, है ना। ओ आर के हो सकता है या बी क्यू के इक्वल हो सकता है, अपोजिट साइड से तो होते हैं इसके इक्वल। तो ए एस को कर लेते हैं हम बी क्यू के इक्वल, बी क्यू स्क्वायर। और ओ एस को किसके इक्वल कर लें, ओ एस को डी पी के इक्वल कर लेते हैं जी, डी पी स्क्वायर। क्यों करा हमने इसको इक्वल, अभी समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। ओ क्यू को एज इट इज छोड़ दो, सी क्यू को हम किसके, ओ पी के इक्वल कर लेते हैं, सी क्यू को ओ पी के स्क्वायर के इक्वल कर लेते हैं। क्यों करा हमने, अभी हम समझाते हैं। अब डी पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो भी पता चल जाएगा। और इसी तरीके से बी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो भी अभी पता चल जाएगा। देखो, डी पी और ओ क्यू यानी डी पी और ओ पी स्क्वायर यहाँ है, तो ये किसका हो गया बेटा, ओ डी स्क्वायर हो गया ना। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लग रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। उसी तरह से बी क्यू प्लस ओ क्यू, बी क्यू प्लस ओ क्यू यानी बी क्यू प्लस ओ क्यू ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा ओ बी स्क्वायर के इक्वल। तो क्या बन रहा है आपके पास, अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो आपके पास बन रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। है आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ जी, यस, इट इज़ ऑप्शन ए ओनली, है ना। हमारे पास है ऑप्शन ए में ऐसा है जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन है ना, इसमें डायग्राम बना के फिर सॉल्व होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट C11 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A-27 एंड B इन द रेशियो 3:2 इंटरनली, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बताने हैं। यानी मान लो ये एक लाइन है, ये A हो गया, ये B हो गया, C इसको कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1। ये मान लो बेटा x, y हो गया, और ये दिया है -2,7। तो बेटा ध्यान से देखना, मिड ये आपके पास जब सेक्शन फार्मूला होता है तो एक्स एक्सिस की अगर बात करूँ तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यही होता है। यानी 1 इज इक्वल टू m1 कितना है 3, 3 इंटू x2 कितना है x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4/5। यानी क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यस, 5 प्लस 4, तो x विल भी हो जाएगा 3। उसी तरीके से हम y को भी निकाल लेते हैं यहाँ साइड में, तो y भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 14/5 विच इज़ 3y इज इक्वल टू -9, तो y हो जाएगा -3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, -3 है हमारे पास। यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर? चलिए, next question is, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. यानी A3 कितना दे दिया 600, A7 कितना दे दिया 700. क्या पूछा है? assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. तो 10th ईयर में क्या होगा? यानी आपको क्या निकालना है? A10 निकालना है. तो उसके लिए आपके पास A और D होना चाहिए. तो यहाँ से A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 आ रहा है और A प्लस 6D जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 700. कर दो सब्ट्रैक्ट, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो. क्या आएगा? 4D इज इक्वल टू 100, यानी D इज इक्वल टू 25. अब D 25 आ गया तो A कितना आ जाएगा जी? A आ जाएगा बच्चे आपका कितना, पुट करो ना इसमें, वो D को 50 हो गया 550, ए आ जाएगा आपका 550. पूछा क्या है जी? पूछा है आपसे 10, A10. तो वो था A प्लस 9D. तो 550 प्लस 9 इंटू 25 विच इज़ नथिंग बट 775. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. चलिए अगले क्वेश्चन पे. राजवीर सेव्स 32 रुपीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 ड्यूरिंग सेकेंड, 40 थर्ड एंड इसी तरीके से कंटिन्यू करे तो वो 2000 कौन से महीने में सेव कर ले. यानी ए दिया है, एक तरह से दिया जाए 32, 36, 40 एंड सो ऑन दिया हुआ है ना. ए यानी हो गया आपके पास 32, डी हो गया आपके पास 4, और क्या है 2000 रुपये बचने चाहिए, यानी सम दिया हुआ है. एस एन कितना दिया है 2000, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. यानी 2000 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए इज 64 प्लस n-1d इज 4. On solving these we are getting an equation n square plus 15n minus 1000 is equal to 0, which is n square minus 25n plus 40n minus 1000 is equal to, yes, is equal to 0, है ना. इसको आगे सॉल्व करता हूँ अगर मैं, तो क्या हो जाता है बेटा, n माइनस 25 इंटू एन प्लस 40 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 40. अब नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 25. है हमारे पास ऑप्शन में? नहीं, हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ द अबव, है ना. इसका आंसर है 25 ईयर्स, 25 मंथ्स, 25 महीने में वो 2000 रुपये इकट्ठा कर पाएगी. चलिए जी अगला क्वेश्चन है. इन एन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% ऑफ मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स. 30% नंबर लाया और 45 नंबर से फेल हो गया, है ना. अनदर स्टूडेंट इसको सिक्योर्ड 42% एंड गॉट 45 मार्क्स मोर, है ना. तो बेटा मार्क्स का कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया फुल, ये हो गया 0, है ना. यहाँ कहीं कुछ पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, है ना. उसके आए ये 30%, तो कितने नंबर से रह गया वो? 45 मार्क्स से रह गया, है ना. फिर उसके आए कितने? 42%. तो 42% आए तो क्या हुआ जी, उसके 45 नंबर ज़्यादा हो गए. इसका मतलब ध्यान से देखो तो 30% ऑफ x प्लस 45 तो पास हो जाता. उसी तरीके से 42% ऑफ x माइनस 45 तो भी पास हो जाता. यानी पासिंग मार्क्स दोनों केस में तो सेम ही होते. तो इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो ज़रा. तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 30/100 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू कितना 42/100 इंटू एक्स माइनस 45. ये हो जाएगा बेटा 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू कितनी आगे बचे? इट विल बी 100 इंटू 90/12 विच इज़ 750. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? x इज द टोटल मार्क्स, तो क्या है वो 750. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 0. सम ऑफ 20 नंबर्स क्या दिया है? 0 दिया हुआ है ना. यानी A1 प्लस A2 अप टू A20 इज 0.
तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये मेरा ऐसा हो सकता है बेटा A1 प्लस A2 अप टू A19 जो है वो माइनस ऑफ A20 हो सकता है। अब वो कह रहा है हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन जीरो, तो कितने हो सकते हैं जो जीरो से बड़े हो सकते हैं। बेटा ऐसा हो सकता है कि सब पॉजिटिव हो, सिर्फ एक ही उसका नेगेटिव आ जाए तो हमारा आंसर ही जीरो हो जाए, है ना। मान लो A19 तक आपका सम आ रहा है 19 और 20th टर्म आपका -19 हो जाए, है ना। तो क्या हो सकता है एटमोस्ट, क्या हो सकता है बेटा, एटमोस्ट 19 नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। 19 नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन जीरो। अगर 20 के 20 कर दिए तो फिर डेटा किस बात का रहा, फिर तो वो डेटा ही नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A19। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहित बोरोड 6300 रुपीज एट रेट ऑफ 14% फॉर 3 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम विकास, ठीक है। एंड सुहित एडिड सम अमाउंट इन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड गेव इट टू मोहित एट रेट ऑफ 16% फॉर द सेम पीरियड विद सिंपल इंटरेस्ट। ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के बीच क्या हुआ, सुहित ने 618 रुपीज अर्न किया। तो बताओ किस अमाउंट, द अमाउंट विच सुहित गेव टू द मोहित, क्या होगा वो अमाउंट। तो बेटा करते हैं, मान लो वो अमाउंट ए है, तो ए इंटू 16 × 3/100 माइनस 6300 इंटू 14 × 3/100, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 618 रुपये, यानी 48A/100 माइनस 2646 इज इक्वल टू 618। अगर इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो ए क्या हो जाएगा, 618 प्लस 2646 प्लस सॉरी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48। तो ये हो गया बेटा 3264 इंटू 100 अपॉन 48। करते हैं ज़रा इसको कैंसिल, कैंसिल करा तो क्या आया, 48 को इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 68 आएगा सॉल्व करने पे। तो इट विल बिकम 68 इंटू 100 विच इज़ 6800 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी 6800 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो बताइए इसमें से कौन सा इसका डेटा सही होगा। तो बेटा सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ऐसे डेटा आपका बढ़ रहा है, ये मीन डेटा आ गया और आपका अगला डेटा भी ऐसे घट रहा है। इस केस में क्या होता है, ये हो जाता है आपका मीन, है ना। और वो क्या हो जाता है बेटा, मीडियन भी यही हो जाता है और मोड भी यही हो जाता है ना। अगर स्क्यू है तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पर ना सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। तो क्वेश्चन कभी घुमा के भी पूछ सकता है कि इज देयर एनी कंडीशन वेयर मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। यस, फॉर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर। चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। Yes, one wall clock was set at 8 a.m. in the morning. This clock runs 10 minutes fast during 24 hours. 24 घंटे में 10 मिनट तो भाई साहब फास्ट चल रहा है ना। तो घड़ी में गड़बड़ है पर आपको सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे व्हेन दिस क्लॉक शोज 1 PM इन द आफ्टरनून द करेक्ट टाइम इज व्हाट। देखो घड़ी में दिक्कत है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे दिखाता है वो। तो अगले दिन जब 1 बज रहे थे तो बताओ कि करेक्ट टाइम क्या होगा, है ना। तो अगर 8 AM आज है और अगले दिन क्या होना है 1 PM नेक्स्ट डे, तो कितना टाइम लग रहा है बेटा, 29 आवर्स लग रहे हैं ना। तो आपको वही देखना है जी 29 आवर्स में एरर कितना हो जा रहा है ना, यही निकालना है आपको। तो 24 में हो रहा है बेटा 10 मिनट्स का एरर। तो 24 आवर 10 मिनट को अगर मैं पूरा आवर में कन्वर्ट करूँ तो 24 प्लस 10/60 विच इज़ 145/6 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 145/6 आवर जो है वो 24 आवर उसमें से करेक्ट है ना, उसका 24 घंटा करेक्ट है। तो अगर 1 आवर की मैं बात करूं तो 24 × 6/145 आवर होना चाहिए, है ना। और इसी तरह से अगर मैं 29 आवर्स की बात करूंगा तो वो होगा बेटा आपका 28 आवर 48 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम
जो बढ़ेगा वो 29 घंटे ना बढ़ के 28 घंटे और 48 मिनट ही बढ़ेगा, यानी जो करेक्ट टाइम होगा विच विल बी 12:48 PM। ये कल की तारीख में टाइम हो रहा होगा विच इज़ नथिंग बट 48 पास्ट 12 नून। यस, थोड़ा सा घुमाऊ सवाल था, है ना। आपको क्या करना है, आपने पहले ये देख लेना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है आज से कल में, ठीक है। फिर आपको देख लेना है 24 घंटा है तो एरर के साथ कितना हो जा रहा है, 24 घंटा 10 मिनट, यानी 145/6 आवर जो है वो 24 आवर करेक्ट है, यानी, है ना। तो 1 घंटा करेक्ट कितना है, 24 × 6/145। उसी तरीके से 29 आवर्स का करेक्ट कितना है, जब इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 28 आवर 48 मिनट। तो अब देख लेंगे आज सुबह 8 बजे से 28 घंटे 48 मिनट के बाद क्या हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 12:48, विच इज़ 48 मिनट्स पास्ट 12 नून। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है, मीडियन बताना है ना। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक ना रिलेशन होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, है ना। इससे हम चाहें तो बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम 28 माइनस 16 रखेंगे, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन को कैपिटल एम से हमने मान लिया। करेंगे इसको सॉल्व तो कितना हो गया बेटा, ये 28 माइनस 16 कितना होता है, 12, और 12/3 4, है ना। 12/3 होता है 4 इज इक्वल टू 28 माइनस एम, यानी एम इज इक्वल टू 24। मीडियन क्या आएगा इसका, 24। करेक्ट आंसर इज ए 24। वेरी गुड। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम मनी हैज़ बीन borrowed on compound interest after 2 years and 3 years. The principal turns out to be 9680 and 10,648 respectively, है ना। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल था क्या। तो बेटा कर लो इसको सॉल्व। भाई साहब दोनों केस में प्रिंसिपल तो सेम होगा, है ना, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ अमाउंट वाला। तो 9680 अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 10,648 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, क्योंकि ये 3 साल का था, ये 2 साल का था। तो यानी 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 10648 अपॉन 9680, विच मीन्स क्या होगा बेटा, ये आर बाई 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 968/9680 10 1, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया 10%। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, पुट कर दो, करो ज़रा पुट। यहाँ करते हैं येलो कलर से। P विल बी इक्वल टू 9680 इंटू कितना है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। करिए सॉल्व ज़रा। सॉल्व करेंगे तो P हमारा आ जाएगा ये, और ये कट के बने क्या यहाँ पे 80, ये हो गया 8000। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ₹8000। क्लियर है। चल, 2 डिफरेंट डाइज आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस हैं अलग अलग तरीके के, है ना, इनको एक साथ रोल करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5। तो बेटा 2 डाइस हैं, या तो 1 आएगा या 4 आएगा तभी उसका सम 5 आएगा, या फिर 2 3 आएगा तब, या फिर 3 2 आएगा तब, या फिर 4 1 आएगा तब। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। तो कितने पॉसिबल हो रहे हैं आउटकम्स बेटा, 4, है ना। और टोटल आते कितने हैं बेटा, 36, है ना। नंबर ऑफ आउट इवेंट अपॉन में टोटल, है ना, सैंपल स्पेस। तो कितने हैं बेटा, 4, सैंपल स्पेस में 36, कितना हो गया बेटा 1/9। ए 1/9 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने डाउट्स और भी कोई क्वेश्चंस हो वो भी पूछ सकते हो आप। हम आने वाली वीडियोस में उसको सॉल्व करके ज़रूर देंगे आपको, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।